चलो, तो जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एल्गीज और ब्रायोफाइट का दिया था, आपके पास दो क्वेश्चन है, इनका आंसर करो। हैंड रेज करना है, कोई जल्दी से आंसर नहीं करेगा, और चैट सेक्शन में आंसर करना है सबको। मैम चैट मैम सेक्शन। 11th का टॉपिक भी कर रहे हैं क्या? नहीं, 11th का ना मैं होमवर्क में देती हूँ बेटा, दो दो टॉपिक बच्चों को करने के लिए। दे दिया। 12th है। एवरीवन। गुंजन, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करो। मैम इसने पूछा है फ्लोरिडन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? फ्लोरिडन स्टार्च रेड एल्गी का फूड स्टोरेज फॉर्म होता है और इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। वेरी गुड, सबका आंसर यही था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन सुहानी एक्सप्लेन करेगी। इसमें पूछा गया है कि यूनिसेलुलर एल्गी का पेयर कौन सा होता है, तो इसका आंसर कोलेरा और स्पिरुलिना होगा। वॉलबॉक्स क्योंकि कॉलोनी बनाता है, एनाबेना ये दोनों। तो मल्टी सेलुलर हो जाएगा। जेलिडियम और ग्लेसेरेलिया फिनोफाइशी का होता है। लेमिनेरिया और सरगैसम जो होता है वो हमारा ब्रायोफाइट्स का होता है, तो हमारा डी ऑप्शन होगा इसका। सब एग्री कर रहे हैं? बोलो भाई। यस मैम। मैम कंप्लीट हो गया ना। सही है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम कोलेरा एंड स्पाइरुलिना नॉन मोटाइल भी होते हैं ना? हाँ, ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी से सॉल्व, देन फिर एक्सप्लेन करना है। किसी का भी नाम ले सकते हो मैं एक्सप्लेन करने में। हो गए? हिमांशी, हिमांशी, आंचल वर्मा, अनश्वा, क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन करो। मैम एल्गिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी होता है, तो वो गलत हो गया, रेड एल्गी दिया है। एंड कैरागिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी मैम। रेड एल्गी। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निगम एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। करो अनीशा। मैम इसमें ना जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि मैनिटोल जो होता है वो थियोफाइसी का होता है, राउंड एल्गी में होता है वो फूड स्टोरेज, और रोडोफाइसिन में फ्लोरेडिया होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। डेली हम लोग ना, जो भी मैं आप लोगों को होमवर्क में टॉपिक्स दिया करूंगी, उससे हम 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करेंगे। मैम मैं करूँ? बता दो सुन।
मैम सॉरी पॉलीसिफोनिया तो रेड एल्गी है, उसमें तो फ्लैजेला होता ही नहीं है, तो मैम इसलिए फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब तीनों ऑप्शन सही है। एग्री कर रहे हैं सब? यस मैम। बाइफ्लैजेलेटेड तो ब्राउन एल्गी होता है और गेमा कप्स तो मार्चेंडा में होता है, यूनिसेलुलर क्लोरेला भी यूनिसेलुलर होता है। चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस मैम। कल हम लोगों ने कितना पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने पॉलिनेशन तक सारा का सारा फिनिश कर लिया था, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट। जिसने कल की क्लास नहीं लिया था ना, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपलोड करा दिया है, ठीक है। नहीं मिला तो यूट्यूब के उसका लिंक आपको मैं शेयर करा दूंगी। तो अब हम लोगों ने देखो क्या देखा था। हमने सबसे पहले देखा था कि एग्जैक्टली हमारा पोलन ग्रेन बनता कैसे है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, हमने वो देखा था। उसके बाद हमने एम्ब्रियो सेक के बारे में देखा था कि एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है, 3 एंटीपोडाल सेल्स होते हैं, एक एग एपरेटस होता है, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। फिर डबल फर्टिलाइजेशन करा के हमने देखा था कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये वाली सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। अब एग्जैक्टली हम लोगों को समझना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है इसका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। नहीं, इससे पहले कुछ और टॉपिक्स हैं। इससे पहले वी हैव कि हमारे पास एजेंट्स क्या थे वो हमने देखे थे, ए बायोटिक थे और बायोटिक थे। उसमें मेजरली ए बायोटिक का इन्वॉल्वमेंट था या फिर बायोटिक का? मेजरली बायोटिक का इन्वॉल्वमेंट। और अगर हम ए बायोटिक में कंपेयर करते थे तो ए बायोटिक में मेजरली हमारे पास विंड का रोल होता है, वाटर का नहीं था। वाटर में भी हमने एक चीज देखी थी कि भाई प्लांट एक्वेटिक हो या ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक्वेटिक है तो उसको पूरी तरीके से सबमर्ज होना पड़ेगा वाटर के अंदर, तभी वाटर पॉलिनेशन होगा। अनलेस वाटर पॉलिनेशन होगा ही नहीं उसके अंदर। और वाटर पॉलिनेशन इतना ज्यादा रेयर है कि सिर्फ और सिर्फ 30 जनरास तक है, वो भी मोनोकोट के अंदर, बाकी और कहीं नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जब भी हम बायोटिक एजेंट के थ्रू कराएंगे तो एनिमल्स है, भाई एनिमल्स को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह तो चाहिए। यस मैम। फ्री में तो वो पॉलिनेशन नहीं कराने वाले हैं कि भाई हमारा ऐसे फ्री में पॉलिनेशन करा देंगे। तो इंसेक्ट्स को क्या चाहिए होता है? इंसेक्ट्स को नेक्टर और पोलन ग्रेन एक फ्लोरल रिवॉर्ड की फॉर्म में उनको चाहिए होता है, यस मैम। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं यहाँ पे जो पॉलिनेशन करा सकते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग यूका एंड मोथ का पढ़ते हैं। यस मैम। वो तो हमेशा सबको याद ही रहता है, यूका एंड मोथ वाला पॉलिनेशन। अब हमने ना बायोटिक रिलेशनशिप होती है। हाँ, हमने ना कल की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं वो क्वेश्चन देख रही थी बाद में, सो आई रियलाइज कि आप लोगों ने इसका गलत आंसर दिया। किधर गया क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, इस वाले क्वेश्चन को जरा एक बार। हम सेकंड वन बताओ। इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। हमने क्या आंसर लगाया था इसका? ए ऑप्शन ऑप्शन लगाया था, है ना? ए सही है। बट ए इज ट्रू। यस मैम मैम। बी है इसका। यस मैम। मैम बी है। ये है मैम ऑप्शन बी है इसका शायद। ये मैम। और वो कैसे? बिकॉज एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है ये। अब मैंने आप लोगों को बोला था भाई पढ़ना, तो अब जिसने पढ़ा होगा उसने आंसर फाइंड किया होगा। ये रही एनसीईआरटी की मैम एग्जैक्ट। मैम इसमें फ्लाइज एंड बीटल्स है ना, और वहाँ पे फ्लाइज एंड बैट्स लिखा है, तो वो गलत नहीं साइलेंट बैट लिखा है। यस मैम। Let me check. अच्छा, यहाँ पे फ्लाइज एंड बैट लिखा हुआ है। Oh, I missed this bed. बैट एंड बीटल। अगर हम बैट की बात करें, बैट डल कलर की होती है, उनके अंदर फ्रेगनेंस होती है। बट फोल ऑर्डर, हाँ, जो आपके फोल ऑर्डर होता है वो बर्ड्स कर सकती है। अगर यहाँ पे बर्ड्स होता ना तब ये गलत हो जाता। फिर तो बी है इसका आंसर। यस मैम। मैम मतलब बैट्स भी पोल ऑर्डर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मैम एक बार पोल ऑर्डर बता दो, कल की क्लास ने ली। पोल ऑर्डर का मतलब होता है गंदी स्मेल। ये एनसीईआरटी की लाइन मेरे को दिखी कि जो फ्लावर्स होते हैं पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, ये हमेशा फोल ऑर्डर। मतलब ऐसा समझ लेना भाई, हमारे पास कभी गंदा खाना वगैरह पड़ा रहता है, उनके ऊपर वो छोटे छोटे मच्छर आ जाते हैं ना। यस मैम। ये गंदा पानी होता है, उसके ऊपर वो मच्छर, तो वो मच्छर सिर्फ गंदगी से अट्रैक्ट होता है ना, तो वहां से फोल ऑर्डर आते हैं, उसी के थ्रू अट्रैक्ट होता है सर।
ये वाली चीज है, फ्लाइज और मैम बीटल। आपने नोट्स पे फ्लाइज एंड बीटल्स लगवाया था ना, वहाँ बैट्स था इसलिए वो गलत हाँ मुझे लगा। एग्जैक्टली, फ्लाइज एंड बीटल्स है ये। एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था कि मैम ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैम करके उसमें जो सीक्रेट वर्ड लिखा है उसका मीनिंग क्या है मतलब? सिक्रीट करना। सिक्रीट मतलब रिलीज आउट करना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। मैम फ्लाई एंड बिटल सीक्रेट करते हैं बैड स्मेल को। ठीक है, ये वाला पढ़ लोगे, बायोटिक है, बायोटिक सब क्या है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ भाई एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम कोई उसका भी आंसर, लाइन, उसका आंसर बी ही होगा फिर। मैम ए होना चाहिए ए क्यों होना चाहिए? मैम, क्योंकि हनी तो बीटल्स डाइजेस्ट कर कर ही बनाती है। हाँ वो डाइजेस्ट करके ही बनाती है, लेकिन हमारा ए ऑप्शन में भी देखो ना, ए ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर से आप मैम question। ए में बैट्स लिखा है ना, और एनसीईआरटी में तो बैट्स का नहीं लिखा, तो वो गलत होना चाहिए। Flies, flower pollinated by flies and bits secrete fall odor to attract them. Flowers fall odor secrete करते हैं, flies and beetles. बट बैड, हाँ फिर तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि बीटल्स आना चाहिए था यहाँ पे। एग्जैक्टली यस मैम। यहाँ पे बीटल्स आना चाहिए था फिर, वैसे भी इसलिए यही होगा इसका आंसर। है ना, तो अगर यहाँ पे बीटल होता तब हमारा बी ऑप्शन हो जाता, मतलब बी में कुछ ना कुछ गड़बड़ लिख के देते हैं। बी वाला भी एक बार वो फिर से पढ़ लेते हैं। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर। ये भी सही है। रिच इन न्यूट्रिएंट, दे आर यूज्ड बाय टैबलेट, ये तो है ही सही। पॉलन इज समटाइम को 7 एलर्जीज, हाँ ये तो विदाउट एनी डाउट सही है। मैम गूगल पे भी दिखा रहा है। गूगल पे भी बी दिखा रहा है। मैम कुछ अलग एक्सप्लेनेशन नहीं है तो। मैम कभी कभी ना गूगल भी झूठ बोलता गूगल है। मैम गलत दिखा देता है। देखो ना, ये मैम लाइन बहुत एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी बहुत तो एक्सेप्ट गलत। दिखा रहा है। मैम लेकिन वही तो मैम, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन हम कैसे झूठी ठहरा सकते हैं। यस मैम। एनसीईआरटी की लाइन पेस्ट की थी मैंने। मैम उस पे लिखा है ना कि पोलन ग्रेन से बीज वो शहद बनाती हैं, बल्कि वो नेक्टार से बनाती हैं, इसलिए सेकंड वाला गलत है। वो पोलन को डाइजेस्ट नहीं करती, वो नेक्टार से करती हैं। नेक्टर किससे बनता है? मैम नेक्टार फ्लावर से मिलता है ना। फ्लावर्स के किस पार्ट से? पॉलन ग्रेन वाले पार्ट से मिलेगा ना। इसका बी ही होगा मैम, ए नहीं होगा, सी नेक्टर को मैम दे डाइजेस्ट दिया है। क्योंकि मैम उसमें तो pollen मैम पर ना गूगल पे ना कभी कभी गलत शो करता है मैम, एनसीईआरटी की गाइडलाइन लेके चलनी चाहिए। अच्छा फर्स्ट वाला चलो हम मान के चल लेते हैं कि हमारी ना गूगल ने क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ए वाले में क्या गलत है? ए वाले में क्या सही है? सही मैम गलत ही है वो स्टेटमेंट। बैट्स आई, तो फिर हम उसमें गलत कैसे बोल। एक बात चाहिए मैम, क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा टाइपिंग दीजिए। एरर हुआ होगा। मैम गूगल पे भी ना डिफरेंट क्वेश्चन साइज। एंड में एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो आज का टॉपिक रह जाएगा, आज चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है मैम एमटीजी में भी तो बी दे रखा है मैम आंसर। हम इसके एक्सप्लेनेशन भी लिखिए क्योंकि नेक्टर नहीं है इसलिए। मैम गूगल के सब वेबसाइट पे भी दिखा रहा है, बायजूस, वेदांतु, टॉपर। चेक करेंगे फिर इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग। चलो आज का पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, उस टॉपिक के बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट वन हमारे पास मैम जो उसमें वो एक वो लिखा था एमोफ्लेगस फ्लावर्स, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है ना अभी जो। हाँ 6 फीट का फ्लावर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब इस पे क्वेश्चन रेयरली आता है बट बहुत इजी सा टॉपिक है। अब लेट सपोज मेरे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी के अंदर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो चांसेस है कि इसके अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा? यस मैम। तो जब एक ही चीज का पॉलन ग्रेन बार बार आता रहेगा, सेम ही वैरायटी का बार बार जीन्स उसको मिलते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यस मैम। इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जब मैंने आप लोगों को नोट पढ़ाए थे तो वहां पे कुछ टर्म्स लिखवाए थे, डाइकोगैमी। यस मैम। यस मैम। डाइकोगैमी के अंदर क्या था कि भाई हमारे पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों की मेच्योर होने का जो टाइम है ना वो अलग अलग हो जाए। यस मैम। सिंक्रोनस ये दोनों अगर बन जाए कि मतलब मेल वाला जो पार्ट है वो पहले मेच्योर हो रहा है, फीमेल वाला जो पार्ट है वो अब तक मेच्योर नहीं हुआ है, मतलब जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो अभी तक रिसेप्टिव नहीं बना है पोलन ग्रेन को लेने के लिए, लेकिन यहाँ से पोलन ग्रेन शेड होके चला गया स्टिग्मा के ऊपर। अभी स्टिग्मा तो रेडी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट हो रहा है नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी ने लिखी हुई है ये वाला चीज भी, बस इन्होंने टर्म नहीं दिया हुआ है कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या हो जाता है? डाइकोगैमी का समझ नहीं आया अच्छे से मीनिंग। डाइकोगैमी के अंदर क्या होता है, आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों का मेच्योर होने का जो टाइम हो डिफरेंट हो जाता है। मेल पार्ट अलग टाइम पे मेच्योर होता है, फीमेल पार्ट अलग टाइम पे मेच्योर होता है। जब दोनों पार्ट सेम टाइम पे मेच्योर होंगे और एंथर से पॉलिनेशन निकल के स्टिग्मा के ऊपर आएगा तभी तो पॉलिनेशन होगा ना, कि भाई हमारा पॉलन ग्रेन तो रेडी हो चुका है बनके, लेकिन जो आपका फीमेल पार्ट में जो स्टिग्मा है वो अभी रेडी नहीं है पॉलिनेशन के लिए। तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नो मैम। नहीं हो पाएगा ना सेल्फ पॉलिनेशन। इसी को डाइकोगैमी बोलता है। और हर्कोगैमी में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। कैसे अरेंजमेंट डिफरेंट होता है? लेट्स सपोज मेरे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है ना उसका अरेंजमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो यहाँ पे नीचे गिरेगा। ये तो बहुत कम चांसेस है ना कि ऐसे ऊपर उठ के ऊपर की साइड आएगा। यस मैम। इसको बोल देता है हर्कोगैमी, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट करा देता है, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर पाए। यस मैम। ठीक है, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी। एंड नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि भाई हमारा जो स्टिग्मा क्या करता है ना वो खुद पहचानता है। सेल्फ मतलब होता है खुद पहचानता है, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो पॉलन ग्रेन उसके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। अब वो किसको कंपैटिबल मानेगा? वो सिर्फ उस पॉलन ग्रेन को कंपैटिबल मानेगा जो किसी दूसरे जीन का होगा। पॉलन ग्रेन फ्रॉम द सेम प्लांट, सेम ही प्लांट का, सेम ही फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है तो स्टिग्मा के पास पावर होती है कि वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसी को बोलता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी आर्टिफिशियली करवाते हैं या फिर होती है अंदर? नहीं ये नेचुरली है। नेचुरली केमिकल डायलॉगिंग होती है स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में। केमिकल कॉन्वर्सेशन, जिसको केमिकल डायलॉगिंग, केमिकल कॉन्वर्सेशन बोल देते हैं। ये कुछ केमिकल्स चेक करता है कि जो केमिकल स्टिग्मा के अंदर है सेम ही अगर पॉलन ग्रेन के अंदर मिले तो इट मींस वो सेम प्लांट का है, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको पॉलिनेशन नहीं कर देगा, मतलब पॉलन ट्यूब, पॉलन जर्मिनेशन नहीं करने देगा वो वहां पे। और डिफरेंट प्लांट से होगा, डिफरेंट टाइप के उसको केमिकल्स मिलते हैं उसके अंदर, तो उसको पॉलिनेशन करने दे देता है वहां पे। मैम डिफरेंट को क्यों करने देता है, सेम को क्यों नहीं करने देता? सेम का इसलिए नहीं करने देता क्योंकि वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करना है ना उसको। वहाँ पे सेल्फ हो जाएगा इसलिए वो नहीं करने देता। अगर उसने सेम ही प्लांट का पॉलन ग्रेन आ रहा है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ये नहीं चाहते करना प्लांट्स। ओके मैम, तो हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही प्रिवेंट करना है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करना है, इसके लिए 3 मेथड्स प्लांट रखते हैं, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। डाइकोगैमी वो होता है ना, मतलब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट छोटा है बड़ा होता है। डिफरेंट अरेंजमेंट, हाँ
डाइकोगैमी मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, हर्कोगैमी डिफरेंट अरेंजमेंट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देना फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, ये देखो अब एनसीईआरटी की मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लगाई हुई हैं जो इंपॉर्टेंट थी इस वाले टॉपिक से। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, और एनकरेज किसको करना है? क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करना है। इसके एग्जाम्पल, पोलन रिलीज होता है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, मतलब पोलन तो निकल गया और स्टिग्मा क्या उसको रिसेप्ट करने के लिए कैपेबल है नहीं, उन दोनों को सिंक्रोनाइज एसिंक्रोनस करा दो। सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए कि सेम टाइम पे पोलन रिलीज हो रहा है, सेम टाइम पे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव बन रहा है। मतलब कौन सी कंडीशन आ गई है? डाइकोगैमी हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, फिर एंथर और स्टिग्मा दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे लगा दो कि भाई जो पोलन ग्रेन है ना वो डायरेक्ट स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आ पाए सेम फ्लावर का। दिस कंडीशन इज हर्कोगैमी, एनसीईआरटी ने टर्म नहीं लिखा हुआ है। फिर सेल्फ कंपैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें वो जीन्स को आइडेंटिफाई करता है विच प्रिवेंट सेल्फ पोलन, मतलब सेम प्लांट का पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग इसकी जर्म पोलन जर्मिनेशन, मतलब पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को रोक देता है अगर सेम प्लांट से पोलन ग्रेन आ रहा होता है। या फिर प्लांट के पास एक और ऑप्शन है कि भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर ना बना के ज्यादा से ज्यादा यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लो। मैम यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब मैम डिफरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो। वो डिफरेंट प्लांट्स के होंगे ना, फिर मतलब क्या होंगे मैम? डिफरेंट प्लांट्स के होंगे, मेल डिफरेंट और देखो अब इसमें भी केस आ जाएगा आपका। ये केस मान, सिंक्रोनाइज्ड मींस क्या होता है? सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि सिंक्रोनस मतलब दो चीजें जब साथ साथ हो रही होती है। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस वे में मतलब मैं बोल रही हूँ और आप साइड बाय साइड सुन रहे हो, चीजों को कैच कर रहे हो, तो हम अभी एक सिंक्रोनस वे में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले पढ़ा दिया और आप लोग कोई सुन ही नहीं रहे हो क्लास में, अब बाद में रिकॉर्डिंग देखे तो एसिंक्रोनस हो गया। हम जैसे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में, कोऑर्डिनेटेड। ये मतलब जैसे जब एंथर मैच्योर होता है वो प्रिपेयर करता है, तो मैम वो जो स्टिग्मा होता है वो प्रिपेयर नहीं होता तब तक। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्यों बनाना चाहता है ये? ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। फीमेल है, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम एक ही प्लांट, मतलब अगर यहाँ पे जिट्नोगैमी हो गया, जिट्नोगैमी में क्या होता है? सेम प्लांट दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन ठीक होता है ना। तो अगर यहाँ पे ये हो गया तो तब भी तो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे ना। लेकिन इस फ्लावर से इस मेल पार्ट तक आने के लिए इस एक फ्लावर से क्या चाहिए? एजेंट्स चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि भाई कोई बटरफ्लाई यहाँ पे आके बैठी और वही बटरफ्लाई उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे बैठ जाए? हो सकता है वो दूसरे प्लांट पे चली जाए। यस मैम, यस मैम, है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्क करती है। भाई अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब तो हम प्रिवेंट कर ही नहीं सकते, पॉलन ग्रेन निकलेगा कहीं ना कहीं आके स्टिग्मा के ऊपर ही गिर जाता है। ओके मैम, ऐसे चलता है कि भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लेते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी क्रॉस की। यस मैम, ठीक है। अच्छा मैम एक मिनट, अच्छा लिखना है। ये नीचे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ही करा दिए थे। कैस्टर और मेज मोनोशियस है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर देते हैं बट जिट्नोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाते। क्यों? तो कैस्टर और मेज के फ्लावर कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुए। पपाया है, डाइशियस है, मतलब ऑटोगैमी जिट्नोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर देता है बट जीनोगैमी नहीं प्रिवेंट कर पाता, क्योंकि ये प्लांट कैसा है? यूनिसेक्सुअल प्लांट है ये, और फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है। मैम जिट्नोगैमी क्या होता है? जिट्नोगैमी का मतलब होता है एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स, उनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, जैसे अभी वो ऊपर डायग्राम बनाया ना, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, और मेरे पास एक ही प्लांट है, उसी एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल भी है, इनके अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज ऑटोगैमी। और दो अलग अलग प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज जीनोगैमी, XENO वाला। क्लियर मैम। मैम जिटोनोगैमी से भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है ना? जिट्नो से भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, क्योंकि एक ही प्लांट है ना,
उसी के अंदर जीन्स तो सेम टाइप के होंगे सारे फ्लावर्स के अंदर। मैम जो ऑटोगेमी और गिप्नोगेमी में से मैम वो कौन से वाला है जिसमें इंसेक्ट और वो दूसरे वाला होता है मैम, वाटर को छोड़ के वो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं उसके? इंसेक्ट और विंड, यस मैम वाटर वही। हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ओके मैम। एक्वेटिक प्लांट है दोनों के अंदर, क्योंकि वो वाटर सरफेस के ऊपर है, तो या तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है वहां पे, या फिर इंसेक्ट के थ्रू हो जाता है। एपिहाइड्रोफिली। क्वेश्चन करो करो जल्दी से। अच्छा, इसका आंसर ना पोल में करना। लेट्स सी कितने बच्चे एक्टिव हैं अभी क्लास में। अभी कोई आंसर नहीं करेगा, मैं पोल ग्रेड कर रही हूँ, और आज चैप्टर को फिनिश करना है। ये मत सोच में लग जाना मैम आज नहीं करते, लेट हो गया है, कुछ भी हो जाए, आज चैप्टर फिनिश। स्टार्ट में कर दिया। करो बेटा, फोन में नीचे स्क्रीन में 3 डॉट्स विजिबल होंगी, इस पे क्लिक करो, एक्टिविटीज ऑप्शन आएगा बन के, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, फिर पोल दिख जाएंगे। मैम आपने दे दिया पोल? हाँ, दोनों क्वेश्चंस का दे दिया। हो गया? इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ क्लाइस्ट्रोगेमी का क्या एडवांटेज है हमारे पास? मैम सेल्फ पोलिन वाइवी पेरी, डिपेंडेंसी और पोलन more rigorous मैम ए। मैम वो पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं होते क्योंकि मैम वो क्लोज पार्ट रहता है उनका। मैम क्लिप्टोगैमी वही तो फ्लावर्स होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में 2 टाइप्स दिखाते हैं, एक बार वो ओपन होते हैं, एक बार क्लोज। नहीं वो क्लोज ही रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो वो वो दूसरा था क्या मतलब? हाँ मैम वो तो है ना, क्लाइस्ट्रोगैमस था। हो गई ना कंफ्यूज? कल की क्लास में क्या बोला था? शॉर्ट नोट्स बना के रखना क्लाइस्ट्रोजेस्मो के। क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, क्लोज फ्लावर्स। तो भैया जब ये क्लोज है तो क्या इनको पॉलिनेटर की जरूरत है? नो एडवांटेज तो यही है इनका, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। ये ऑप्शन हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो करेक्ट इज ए। सेकेंड, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गेमेट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड? सबसे पहले सिनर्जिड के पास आता है मेल गेमेट, उसका फेट क्या है? वन फ्यूज degenerate in synergy, कट कर दो। all fuse with egg, no, one fuse with egg and another fuse with एक्स से करता और एक सेंट्रल से करता। हाँ क्या? मैम। बहुत कम बच्चे एक्टिव है भाई क्लास में। कितने वोट आए? कितने वोट हुए मैम? क्वेश्चन फर्स्ट के 27, क्वेश्चन नंबर 2 के 20। लगा था सेकंड वाले में सही कितने हुए मैम उनमें से? मैम 33 बच्चे हैं हमारे क्लास। कोई नहीं, चलो अब जल्दी जल्दी निपटाते हैं टॉपिक्स को। फिर नेक्स्ट वन टॉपिक वी हैव पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जो भी वो केमिकल डायलॉगिंग की बात कर रहे थे ना, कि भाई पोलन ग्रेन आएगा और किसके ऊपर आएगा? स्टिग्मा के ऊपर आएगा। तो स्टिग्मा पहले उससे बातचीत करेगा कि भाई तू कहाँ से आया है, सेम प्लांट से आया है, सेम फ्लावर से आया है, डिफरेंट प्लांट से आया है। डिफरेंट प्लांट से होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एंट्री दे देगा, नहीं तो उसको बाहर से ही वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाई जो एबिलिटी है हमारे पिस्टल के पास रिकॉग्नाइज करने की कि भाई उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो सब किसका रिजल्ट है? उनके बीच में कॉन्टिन्यूस डायलॉगिंग चलती रहती है, जो कि एक डायनेमिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? डायनेमिक प्रोसेस है। क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये डायलॉग कैसे होता है? केमिकल मेडिएटेड होता है। ये कौन सा केमिकल इन्वॉल्व होता है? आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो पहले आता था, एक बार आया हुआ है आई गेस ये पेपर में। बता सुहानी।
मैम जब पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पे आता है, तो स्टिग्मा रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो उसके लिए कोई हार्मोन सिक्रीट होता होगा ना, जैसे ह्यूमन में सिक्रीट होता है या फिर हमारा ब्रेन Hormones? बताता है। मैम आपने क्योंकि पहले हार्मोन, बताया था बोरॉन है वो केमिकल। अरे बोरोन, हाँ बोरोन जर्मिनेट कराता है, पोलन ट्यूब बनवाता है। आयन है ना मैम। यहाँ पे केमिकल केमिकल कंपोनेंट, प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन का कोई डायलॉग ही इनके बीच में होता है। अब वो क्यों, देखो प्रोटीन का बताती क्यों होता होगा। सिंपल सी चीज देखो भाई, हमने बोला कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, यस मैम। है ना, और जेनेटिक Yes, में तो ma'am. कहीं ना कहीं डीएनए इन्वॉल्व होगा, हाँ मैम। और डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस किस फॉर्म में करता है, प्रोटीन के फॉर्म में। ये फॉर्म में, ये form यस मैम। तो केमिकल डायलॉगिंग कैसी हुई, प्रोटीन। प्रोटीन ही हुई, ठीक है। यस मैम। चलो, फिर उसने देख लिया कि भाई हमारा जो पोलन ग्रेन है, चलो वो कंपैटिबल है, कंपैटिबल पॉलिनेशन हो रहा है, तो वहां पे पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। इस पोलन ट्यूब को ग्रो कराने के लिए वी नीड बोरोन, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। फिर वो पोलन ट्यूब कहाँ से जाएगी, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। कैल्शियम बोरॉन कुछ भी मत बोला करो भाई, बोरोन होता है, कैल्शियम बोरोन। ये स्टिग्मा है, ठीक है। इस स्टिग्मा के ऊपर आया, और इस स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारा मॉइस्चर लगा रहता है। यस मैम। उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। लास्ट क्लास में सिखाया था कौन से वाला पार्ट स्वेलअप हो जाएगा, इंटाइन वाला पार्ट। उसको जगह कहाँ से मिलेगी स्वेलअप के बाहर निकलने की, जम्पोर। जम्पोर से। तो वहीं से वो आपकी पोलन ट्यूब निकल के आ जाती है, यस मैम। आ जाती है नहीं। तो ये पोलन ट्यूब ऐसे है, ये पोलन ग्रेन, यहाँ पे पोलन ट्यूब अंदर चलती जाएगी। इस पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, भाई फूड तो चाहिए चाहिएगा। पहले इसको फूड कौन देता है, वेजिटेटिव सेल देती है। वेजिटेटिव। और जब वेजिटेटिव सेल का फूड खत्म हो जाता है, फिर कहाँ से लेता है, जो स्टाइल अंदर टिश्यूज होता है ना, जनरेटिव सेल के पास फूड थोड़े ना है भाई। तुक्काबाजी मत लगाया करो, बिल्कुल तुक्का मत लगाया करो, सोच के आंसर किया करो। पता है मैंने कहीं पे भी जनरेटिव सेल के पास फूड होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वहां से ले लेते हैं। कहाँ से, हम डेंस साइटोप्लाज्म शायद। कहाँ है डेंस साइटोप्लाज्म, मैम ये कौन सा टिश्यू है, मतलब डेंस साइटोप्लाज्म कहाँ है ये बताओ मुझे। नहीं है, वो तो नहीं है मैम इसमें। फिर कुछ भी बोलते रहते हो भाई, सिंपली बता रही हूँ, वेजिटेटिव, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल के पास फूड है, वो खत्म हो गया। कहाँ से लेगा, जहां पे एंट्री ले रहा है स्टाइल में, स्टाइल के टिश्यूज से फूड लेना शुरू कर देगा। स्टाइल के जो टिश्यूज है ना, इनको बोलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यूज। रिवीजन करते रहते हैं ना, जब मैंने सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था तो सारी चीजें याद होती है आज आप लोगों को, बट नहीं करते रिवीजन। मैम ये नोट्स में फायनीस के क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसमिशन टिश्यू। बट पता होनी चाहिए ना, कोई प्रोसेस पढ़ रहा है, सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। फूड खत्म हो गया तो कहाँ से फूड लेगा, स्टाइल से, स्टाइल के ट्रांसमिशन से। ये भी बताया था स्टाइल दो टाइप के होते हैं, एक सॉलिड स्टाइल होता है, एक होलो स्टाइल होता है ना। तो होलो के अंदर से बहुत इजीली पास ऑन हो जाता है, मैक्सिमम केसेस में होलो स्टाइल ही पाया जाता है। फिर ये यहाँ से आएगा, एंट्री लेगा, और यहाँ पे बैठा है कौन, एम्ब्रियो सेक्स, ठीक है। फिर ये एम्ब्रियो सेक्स से यहाँ पे इसकी एंट्री को कौन गाइड कर रहा है, फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस गाइड कर रहे हैं। पहले एक सिनर्जिड में एंट्री लेगा, वो सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेट होगा अपने मेल गैमीट रिलीज कर देगा अंदर, फिर दूसरा सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाएगा। एक मेल गैमीट किसके साथ, एग के साथ फ्यूज कर लेगा, दूसरा पॉलीन्यूक्लियर के साथ होकर डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। साक्षी आपकी साइड से बहुत नॉइज आ रहा है, आपने तो ईयरफोन्स वगैरह कुछ कनेक्ट किए होंगे, डिस्टर्बेंस हो रहा है बार बार जब आप माइक अनम्यूट कर रहे हो ना। हेलो हाँ बोलो बेटा। मैम बाकी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। सिनर्जिड होता है ना, पहले एक सिनर्जिड के थ्रू एंट्री लेता है, वो डिजेनरेट हो गया। जैसे ही मेल गैमीट उसने एक रिलीज किया, दूसरे वाला सिनर्जिड डिजेनरेट हो जाएगा। ओके ऐसे ठीक है, दोनों डिजेनरेट हो जाएंगे। बाद में तो एंटीपोडाल भी डिजेनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, एंटीपोडाल ही नहीं बचते, सिर्फ बच क्या जाता है, जाइगोट बच जाता है, और आपका प्राइमरी न्यूक्लियस, ये दो चीजें बच जाती है, ठीक है। एंटर द ओव्यूल, देखो लाइन पढ़ना अच्छे से, क्या लिखा, ग्रोइंग पोलन ट्यूब कैरिंग
2 नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स है इसके पास, ओवरी तक पहुंचे, एंटर द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आए, किस एंड से आएंगे? माइक्रो, बिकॉज माइक्रोपाइलर एंड ही वो एंड है जहां पे एंट्री हो सकती है, वहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, बिकॉज इंटेग्यूमेंट्स नहीं थे। एंड एंटर करेगा वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जिड में, किसके थ्रू? फिलिफॉर्म एपरेटस, जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड कर रहा है। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द, ये इन कि पोलन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरा और ओव्यूल तक चला गया, उन सारी इवेंट्स को मिला के हम बोलेंगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। मैम इसमें ना 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछता है ना पोलन ट्यूब एंट्री लेता है तो एक तो सिनर्जिटिक सेल्स होता है, एक फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। वो क्वेश्चन समझ नहीं आता मुझे, जैसे कहाँ से, मतलब जैसे कि सिनर्जिटिक से जाएगा फिलिफॉर्म एपरेटस से, ऐसे। देखो कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि ध्यान से नहीं सुनते आप लोग। फिलिफॉर्म एपरेटस कोई सेल नहीं है, पहली चीज ये दूर करो। ये एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, ये ऊपर एंटीपोडाल सेल्स, सेंटर में ये पोलन न्यूक्लियाई, यहाँ पे ये 2 हमारे पास सिनर्जिड और सेंटर में है एग सेल, ठीक है। अब ये जो सिनर्जिड है ना, इन्हीं सिनर्जिड के बेस वाले पार्ट पे सेल्यूलोज की थिकनिंग है, इसी सेल्यूलोज की थिकनिंग को हम बोल देते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। बस ये काम है भाई यहाँ पे। और पता है क्या मैम, एक बार काम बता दो इसका। इसका काम है पोलन ट्यूब आ रही है जो हमारी, उसकी एंट्री को गाइड करना। और गाइड कैसे करता है? सोचे कभी? सिंपल सा मैकेनिज्म लगा लो कि भाई जो मेरे पास वो पोलन ट्यूब बन के आ रही है, वो पोलन ट्यूब किससे बनी है? इंटाइन से बनी है ना? इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। तो भाई सेल्यूलोज का जहां सेल्यूलोज दिखेगा वहीं की साइड ये चला जाएगा। जो फिलिफॉर्म एपरेटस होती है वो एंट्री को गाइड करती है पोलन ट्यूब की, और जो सिनर्जिक्स होता है वो पोलन ग्रेन की एंट्री। 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें ना, मैं कंफ्यूज आती हूँ। एक बार तो सिनर्जिक नहीं, पोलन ग्रेन की एंट्री नहीं होती, पहली चीज दूर करो। पोलन ग्रेन की एंट्री नहीं होती, पोलन ग्रेन का सिर्फ पोलन ट्यूब एंटर होता है। गाइड करता है। अच्छा एक बात सुन लो ध्यान से, सिनर्जिड का भी काम छोड़ दो। पोलन ट्यूब आया, मतलब आपके, ऐसा इमेजिन करो आपके घर पे डिलीवरी बॉय आ रहा है, कुछ सामान डिलीवर करने के लिए आ रहा है, तो वो क्या करता है डिलीवरी बॉय? थोड़ा सा जब आपकी लोकेशन के आसपास हो तो आपको कॉल लगा लेता है। तो जो आपका फोन कॉल है, फोन वो क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है ना उसकी एंट्री को आपके घर तक। यस मैम। सिर्फ फोन का काम गाइड करने का है, बाकी आपके घर के अंदर वो आएगा, चाहे डिलीवरी या कोई मेहमान आ रहा है तो मेहमान आपके दरवाजे से ही तो एंटर होंगे ना। फोन ने सिर्फ गाइड किया। तो फिलिफॉर्म एपरेटस लाइक अ फोन, वो गाइड करते हैं। हाँ, सिनर्जिड इज लाइक डोर, दरवाजा घर का, एंटर हो जाओ, अंदर आ जाओ। तो सिनर्जिड के थ्रू कि भाई फिलिफॉर्म एपरेटस फोन ने बता दे कि भाई यहाँ पे दरवाजा है अंदर आने का। क्योंकि साइड में ना बिल्कुल एकदम ऐसे होता है ना, गार्ड के जैसे बैठे हुए हैं और बीच में हमारा एक्सेल है, तो एक गार्ड के थ्रू अंदर गया, उस गार्ड को मारा उसने, फिर अंदर जैसे ही वो चला गया, अंदर जाके फिर दूसरे वाले सिनर्जिड को डिजनरेट कराएगा। अंदर एंट्री, ये नहीं कि ये थोड़ी ना कि पहले आते ही दोनों सिनर्जिड पे अटैक करेगा, दोनों पे थोड़ी ना अटैक करेगा, एक पे अटैक करेगा, अंदर जाके फिर दूसरे वाले पे अटैक करेगा। यस मैम। यस दीपक। मैम चैट बॉक्स में भेजा है मैंने। मैम अगर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल है तो बहुत सारे पोलन ट्यूब बनेंगी। उससे पोलन ट्यूब का क्या मतलब है? एक ओवरी है, देखो आपने जब मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो ये हमारे पास ऐसे ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर आपके ऐसे लोक्यूल्स बने रहते हैं। इन लोक्यूल्स के अंदर अलग अलग, ये जैसे मैं बना रही हूँ, ये एक सिंगल ओव्यूल है, ये होगा, ये होता है। ऐसे ही तो देखा होगा ना स्ट्रक्चर, मल्टी ओव्यूल वाला।
तो इस केस में क्या होता है ना आपका कि अगर एक पोलन ग्रेन आ रहा है, उस पोलन ग्रेन के पास तो लिमिटेड है, सिर्फ 2 ही एग्स होंगे, तो दोनों के दोनों किसी एक ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज कर पाएंगे, सबके साथ फर्टिलाइज नहीं करेंगे। उस केस में आपका वहां पे मल्टीपल पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पे आपके बहुत सारे ओव्यूल्स होता है, अलग अलग पोलन ट्यूब्स वहां पे आएंगी एंड देन वो आपका फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये केस ओके आएगा। मैम। पोलन फेस्टिवल इंट्रैक्शन डन। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? मैम मेरा डाउट था एक। बता। मैम कभी तो पोलन ग्रेन को गैमीट कहते हैं, कभी उसके अंदर के मटेरियल को गैमीट कहते हैं। मैम समझ नहीं आता। कल की क्लास लिया था इनवर्स? नहीं ली। मैम पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, जबकि जो उसके अंदर मेल गैमेट होती है वो गैमेट्स होते हैं। मैम ये तो पोलन पता है मैम कभी कभी ना यूज कर लगे उसके लिए भी मेल गैमेट पोलन ग्रेन के वो लिए। गलत होता है, वो गलत होता है। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। फाइट का मतलब होता है बॉडी, वो बॉडी जिसके अंदर मेल गैमीट है। हमारी मैम कह रही थी ना कि अगर क्वेश्चन आए ना आपके पेपर में कि ना मेल गैमेट का नाम लिखो, तो इस तरीके से लिखना कि ना पोलन ग्रेन हैज मेल गैमेट। हाँ, पोलन ग्रेन हैज मेल गैमीट्स बिकॉज़ उसके अंदर मेल गैमीट्स है। ठीक है मैम। ठीक है। यस मैम। और कुछ अगर क्वेश्चन आ जाए पोलन ट्यूब डेवलप किससे हुई तो क्या आंसर करोगे? गैमेटोफाइट। इन टाइम से। ये गैमेटोफाइट किसने आंसर दिया? साक्षी। इतना छोटा सा चैप्टर, मतलब मैंने तो ना ये सोचा हुआ था कि मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा ये चैप्टर आप लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरी 12th फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। नो मैम। चलो इतना आप लोग कर रहे हैं, 11th को तो पता नहीं क्या करेंगे। 11th तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं आप लोग, 11th तो भूल जाओ, पढ़ाऊंगी मैं। मुझे तो लगता है इसी में आप पूरा जनवरी निकाल दोगे। मैम क्यों नहीं पढ़ाओगे मैम? पढ़ाना मैम। तो खुद से पढ़ के आया करो थोड़ा थोड़ा। हम पढ़ा है, मैम आता तो था, बस वही मेरे को कंफ्यूजन होती थी उसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट चीज बात एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सिंपली ऐसे वर्बली समझा रही हूँ, उसके अंदर क्या होता है? सुनना। ठीक है, क्या होता है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, हम उसका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर से मैंने क्या किया? उसका मेल पार्ट रिमूव कर दिया। उस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। मेल पार्ट कट कर दिया, वहां से बच्चा क्या? सिर्फ फीमेल पार्ट, सिर्फ फीमेल पार्ट। अब हम क्या करेंगे? उसको एक बैग में कवर कर देंगे। क्यों बैग में कवर करेंगे? ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, बाहर से कोई पोलन ग्रेन आके उसको फर्टिलाइज ना कर दे। बैग में कवर कर दे, उस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। फिर उसके ऊपर एक टैग लगा देंगे। क्या उसके ऊपर? मतलब डिजायर्ड पोलन ग्रेन लेके आएंगे, अच्छी सी क्वालिटी वाला, बिकॉज हमने पोलन बैंक में बहुत अच्छे अच्छे पोलन ग्रेन स्टोर करके रखे हुए -196 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड नाइट्रोजन में। अच्छा सा पोलन ग्रेन निकाल के लेके आए और उस पोलन ग्रेन को उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके ऊपर टैग लगा देंगे कि ये वाला पोलन ग्रेन हमने इसके अंदर डाला है, और फिर हमें डिजायर्ड प्लांट मिल जाएगा। यस मैम। दिस इज नॉन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर 3 स्टेप हुए। सबसे पहले इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग, फिर टैगिंग। टैगिंग भी है मैम। इसका प्रैक्टिस किया था, मजा आया था। चलो अब आता है हम लोगों के पास नेक्स्ट वन प्रोसेस कि भाई हम लोगों ने कितना पढ़ लिया था? समझ लो कितना पढ़ लिया था हमने? डबल फर्टिलाइजेशन तक कर लिया था। क्या बेटा? लिखना पड़ेगा टैग। टैगिंग। मैम वो रीबैगिंग बोल रही है ना, तो वो तो होने के बाद होता है। रीबैगिंग थोड़ी ना करेंगे। आप खुद सोचना भाई, सिंपल मतलब एक्सपेरिमेंटली सोचा करो। मेल फ्लावर हटा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन को इनहिबिट करना है, तो उसके वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कवर करना ही पड़ेगा मेरे को। ये तो बाहर से एयर में इतने सारे पोलन ग्रेन्स होता है, कोई भी आके उसको फर्टिलाइज कर देगा, हमारा मैस्कुलेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा फिर। तो उसको बैग में कवर कर दिया और फिर उसके ऊपर पोलन ग्रेन डाल दिया, उसके ऊपर टैग लगा दिया, बैग भी रखेंगे उसको ऐसे करके। ठीक है, तो हमने फिर डबल फर्टिलाइजेशन भी देख लिया था कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन में हमने 2 चीजें देखी थी कि भाई मेरे पास एक तो जाइगोट बन के आता है,
ठीक है। और फिर जाइगोट से के बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनती थी सेंटर में, विच इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, इन इवेंट्स को हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या होता है अब आप खुद बताओ, पहले जाइगोट डेवलप करना शुरू करेगा या फिर ये पीईएन डेवलप करना शुरू करेगा? PEN। एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? से पहले डेवलपमेंट के बाद जो वो होगा मैं बताऊं, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसके लिए जो फूड चाहिए होता है वो एंडोस्पर्म से मिलता है, इसलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है। क्योंकि भाई पहले फूड बनाएंगे तभी तो डेवलप करेंगे ना। तो Yes. मेरे पास जो पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो किस में कन्वर्ट होगी? एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगी। फिर हमारे पास जो जाइगोट है वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। जाइगोट के अंदर ओव्यूल है जो, उस ओव्यूल से बनेगा सीड। उसके बाहर जो ओवरी वाला पार्ट है उस ओवरी से बनेगा फ्रूट बनेगा। ये 4 स्टेप्स हमारे किसके अंदर होंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो कि प्लांट किंगडम चैप्टर से रिलेट करता है, इसलिए मैंने आपको बोला था प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे साइड बाय साइड, कि भाई हमारे पास जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इट्स अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ना। यस मैम। 3n होती है सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ, बट जिम्नोस्पर्म के केस में ये हप्लॉइड होती है। इस पॉइंट को लिख लो अपने शॉर्ट नोट्स में जो कल बना रहे थे। मैम हम तो बायो में ही लिख रहे हैं, कहीं लिख लेना। और एक और चीज भाई, एंजियोस्पर्म के अंदर आपकी जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनी ना। लेकिन ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाएगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। तो ये लाइन याद रखना, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ये क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन दिखाएगा अपने अंदर, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाता रहेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलते रहेंगे इसके अंदर और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या बना लेगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना लेगा। क्योंकि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस चलता जा रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग याद रखते हैं कोकोनट के केस में। यस मैम, सबसे फेमस भाई जो कोकोनट है उसके अंदर जो आपका वाटर वाला पार्ट है, दैट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो उसका कर्नल वाला पार्ट है सेल्यूलोज या फिर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फिर पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और तब हमारा एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, सेल्यूलर। तब जाके मेरे पास एंडोस्पर्म बन गया है। ठीक है, ऐसे हमने अपना एंडोस्पर्म बना लिया। अब एंडोस्पर्म बनने के बाद हमको क्या कराना है, अब जाइगोट को डेवलप कराना है। तो जाइगोट डेवलप में क्या है, देखो हमारी दोनों सिनर्जिड सेल डिजनरेट होने लग रही है, इधर ही एंटीपोडाल सेल्स थी ये डिजनरेट होने लग रही है। ये हमारा जो पीईसी था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसके अंदर वाले न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी पीईसी ने क्या बना लिया, एंडोस्पर्म बना लिया। ठीक है, और ये जाइगोट, अब हमें जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट कराना है। अब इस जाइगोट के डेवलपमेंट की सिर्फ स्टेजेस याद रखना। ठीक है, पहले हमारे पास जाइगोट है सिंगल सेल, इसके अंदर पहले 2 न्यूक्लियस बने, फिर बहुत सारे न्यूक्लियस आप देखते जा रहे हो बन रहे। शेप याद रखना, जाइगोट से सबसे पहले कौन सा एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर है। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। इसके अंदर ये जो बहुत सारी सेल्स बन जाती है, दीज सेल्स आर नोन एज सस्पेंसर सेल्स। सस्पेंसर सेल्स इनको बोलेंगे। तो स्टेज का नाम याद रखना, जाइगोट, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो।
क्लियर ना? Yes. चलो फिर। अब जो ये हमारे पास एम्ब्रियो बने, हमारे पास दो अलग अलग बन के आएंगे, एक मोनोकोट का एक डाइकोट का होगा। कौन बता सकता है A1 इज मोनोकोट या B1 इज मोनोकोट? मैम सी वाला मोनोकोट है। मोनोकोट। ए वाला डाइकोट। मैम ए वाला डाइकोट है, बी वाला मोनोकोट है। मनीषा yes. गलत बोल रही थी है ना, और फिर बाकी का सुन के मनीषा ने चेंज कर दिया अपना। वो मोनोकोट पहले याद होता है, डाइकोट बाद में होता है, तो नहीं, ऐसे नहीं याद रखना। ये किससे याद रखना है? कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। मैम जो हम वो पढ़ते हैं उसमें जो होता है डाइकोट का जो होता है वो डेवलपमेंट पहले हुआ था उस चैप्टर में। डाइकोट प्लांट्स पहले आए थे, फिर मोनोकोट प्लांट्स आए थे। वो तो होता है, उसको बस ध्यान रखो। ध्यान क्या रखना है, एग्जाम में स्ट्रक्चर्स आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कौन सा मोनोकोट है कौन सा डाइकोट है। पहचानने का सिंपल सिंपल तरीका है कि भाई देखो ना, ए वाले में तो 2 कोटिलीडन दिख रहे हैं। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे सिर्फ एक स्क्यूटेलम। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई जो हमारी ग्रास फैमिली होती है उनके कोटिलीडन को क्या बोलते हैं? आंसर इज स्क्यूटेलम। याद रहेगा सबको? यस मैम। कौन सी फैमिली में? ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली, मोनोकोट ग्रास फैमिली। ठीक है, फिर सिंपल हम याद रखते हैं कि भाई जो हमारी शूट होती है वो किससे डेवलप होती है? प्ल्यूम्यूल से। जो हमारा रूट होता है वो किससे डेवलप होता है? रेडिकल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शूट किधर होगी? ऊपर की साइड होगी है ना, और रूट नीचे की साइड होगी। तो ऊपर प्ल्यूम्यूल होगा, नीचे रेडिकल होगा, और रेडिकल के ऊपर ही रूट कैप होगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। याद हो गया? सेम यहाँ पे भी यही चीज होगी। यहाँ पे ऊपर की साइड शूट और नीचे की साइड आपका रेडिकल वाला। बस मोनोकोट के अंदर क्या होता है ना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, शूट की एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं कोलियोटाइल, और रूट की एक्स्ट्रा कवरिंग को हम बोलते हैं राइजा। ऐसे राइजा से याद रखना, राइजा एंड रूट, राइजा रूट। ठीक है, पीटाइल से याद रखना प्ल्यूम्यूल। फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी एक स्टूडेंट ने कंफ्यूजन दिखाया ना, रूट के साथ कोलियोप्टाइल बोला। मैम ये क्लास टेस्ट का क्या काम होता है? बताऊंगी अभी। ओके मैम। इतना याद हुआ? ये मेजरली पार्ट है, इसमें से तो क्वेश्चन आ जाता है। यस मैम। यस। अब इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, कोलियोप्टाइल किसका होता है, शूट का होता है या फिर रूट का होता है? नो मैम। अगर इसमें भी कंफ्यूज हुए तो भाई थोड़ी टेंशन की बात है। ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया। अच्छा, ये जो हाइपोकोटाइल पार्ट है, ये हाइपोकोटाइल का मतलब क्या है? कोटिलेडन बिलो ऐसे बिलो या पर ये एक्सिस के नीचे पाया जाता है। हाँ, बिलो में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक लेवल ऑफ कोटिलेडन बना दिया जाता है। इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना उसमें एक एक्सिस बना दिया जाता है। किसके ऊपर वाला पार्ट? हाइपोकोटाइल, मतलब एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में शूट वाला रीजन आएगा, नीचे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल में सारा रूट वाला रीजन आएगा। ठीक है, यस मैम। याद रहेगा। कोटिलीडन का काम क्या होता है? स्टोर करना। प्रोटेक्शन में काम करता है। मैम फूड मटेरियल का स्टोर फूड करना। रिजर्व करना, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना। लिख लो यहाँ पे, डायग्राम में लिखना चाहो डायग्राम में लिख लेना। मैम ये डोरमेंसी पीरियड में काम आते हैं ना? हाँ, डोरमेंसी पीरियड में वर्क करता है।
डॉर्मेंसी पीरियड कौन सा पीरियड? जब आपका सीड डोमिनेट नहीं कर रहा होता है, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, उसको डॉर्मेंट स्टेज या डॉर्मेंसी पीरियड हम बोल देते हैं। ओके। ठीक है, अब आता है इस वाले मोनोकोट में सिर्फ एक टर्म रह गई है हमारे पास, एपिब्लास्ट। अब ये एपिब्लास्ट आप ध्यान से समझो, देखो क्या है कि भाई सबसे पहले क्या होता है ना, हमारे पास कोई भी एम्ब्रियो बन रहा है, उस एम्ब्रियो की पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई उसके अंदर 2 कॉटिलिडन बनेंगे। डाइकोट के अंदर तो वो दोनों के दोनों कॉटिलिडन बहुत आराम से बन जाते हैं, लेकिन मोनोकोट में क्या होता है, एक तो डेवलप कर जाता है, दूसरे वाला डेवलप करता करता वही रुक जाता है, छोटा सा डेवलप हो जाता है। आप देख रहे हो ना, छोटा सा स्ट्रक्चर कुछ ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और यहीं पे रुक गया है। ऐसे ही करके 2 कॉटिलिडन बन जाते ना अगर ये आगे ग्रो कर जाता तो। यस तो एपिब्लास्ट को हम बोलते हैं इट इज द रेमिनेंट ऑफ कॉटिलिडन। कॉटिलिडन का वो बेचारा छोटा सा बचा हुआ पार्ट जो आगे ग्रो नहीं कर पाया, दिस इज रेमिनेंट ऑफ कॉटिलिडन। ठीक है, यस मैम। अब कोलियोप्टाइल और Yes, कोलियोराइजा के बारे में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो हमारा कोलियोप्टाइल वाला पार्ट होता है ना, वो कैसा होता है, एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लीफ लाइक यस मैम। ना। और इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है कि कोलियोप्टाइल इज अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर। फोलियर समझते हैं ना, लीफ, यस मैम। होलो फोलियर स्ट्रक्चर है। और कोलियोराइजा कैसा है, कोलियोराइजा सिर्फ एक शीट की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे रूट कैप के ऊपर शीट लाइक। तो कोलियोराइजा क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड, इसके अंदर कुछ और पार्ट नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं अनडिफरेंशिएटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। स्लाइड में से एक क्वेश्चन 101% मिलेगा आपको, किसी पे भी आ रहा है, मिलेगा जरूर क्वेश्चन, हम डायग्राम पे आएगा ए बी करके। कुछ भी आ सकता है। यस मैम। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। ऐसा कौन सा बच्चा जो क्लास में बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है, बिल्कुल एकदम शांत आके बैठा है? जैसे कि शैली तो शांत नहीं है, हिमांशी, अच्छा जिसका मैं नाम ले रही हूँ एक बार यस मैम बोलेंगे और बाकी बच्चे एक बार जल्दी से जितना अब तक लिख लिया है ना आप लोगों ने उसको देख लो, कहीं पे कोई वर्ड ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसे लग रहा है मैम ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, जल्दी जल्दी से एक बार रिकैप कर लो फटाफट से। हिमांशी समझ आ रहा है? यस और नो? तो बोला करो बेटा थोड़ा थोड़ा क्लास में। इकरा, इकरा यस मैम। बोला करो क्लास में, शांत नहीं बैठा करो। सामिया यस मैम। फिर से ड्रॉप नहीं लेना है ना? नो मैम। तो पढ़ाई करनी है अच्छे से। ओके पूजा, नो प्रॉब्लम। मैम लीव कर दे। बहुत जल्दी लगी रहती है भाई लीव करने की। अभी तो चैप्टर भी नहीं हुआ। अभी चैप्टर बचे। यस मैम, अभी चैप्टर बचेगा। अभी चैप्टर बचा है भाई, अभी रुको 1-1.5 घंटा और। यस मैम। देखो मैम 1-1 घंटा। हाँ 1-1.5 घंटा। वैसे एक और ज्यादा घंटा रुक जाए तो इसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी रिवीजन हो जाएगा बोर्ड के पर्सपेक्टिव। चलो देखो ये लाइंस, एट its lower end embryonal axis एक undifferentiated sheath like structure है which is known as कोलियोराइजा। और एपिकोटाइल क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव वाला पार्ट यस मैम। ना, which is known as एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के जो शूट पे पार्ट है उसके अंदर एक लीफ प्रिमोर्डिया है, होलो फोलियर स्ट्रक्चर which is known as कोलियोप्टाइल। ये फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया समझ रहे हो ना, ये देखो अंदर छोटी छोटी लीव्स है ना। यस मैम। ये तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ तक मेरे को बताओ सब कुछ समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस मैम। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, समझ में आया। अनडेवलप्ड लीफ इनिशियल स्टेज में,
अनडेवलप्ड, ठीक है। एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो जेनेसिस। जेनी, ठीक है। और वो कैसे? सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस बोलो, जेनी बोलो, एम्ब्रियोजेनेसिस जनरली ह्यूमंस के केस में टर्म यूज किया जाता मैम एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? है। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लॉजी, जहां पे टर्म आ जाए ना उसका मतलब स्टडी है। पैथोलॉजी। तो सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, यस मैम, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब फिर हार्ट शेप हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो। और ये मैच्योर एम्ब्रियो में मैंने आपको डाइकोट मोनोकोट दोनों बता दिए हैं। यस मैम। और उसमें जो छोटी छोटी सेल्स होती है ऊपर उनको क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं। चलो, इसके ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अब हमने देख लिया कि भाई हमारे पास जो जाइगोट है, जाइगोट बन चुका है किसमें? एम्ब्रियो में बन चुका है, डाइकोट और मोनोकोट। अब उसके अंदर जो ओव्यूल था वो बेचारा कहाँ जाएगा? ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड के अंदर। इसी बेसिस पे सीड हमारे पास दो टाइप के हो गए, क्योंकि भाई जाइगोट ने भर भर के खाना खाया एंडोस्पर्म से ले लेके। हमारे वो सीड जिन्होंने सारा एंडोस्पर्म यूज कर लिया उनको बोलेंगे नॉन एंडो, क्योंकि सीड ने सारा एंडोस्पर्म यूज कर लिया है, अब उनके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा है, तो वी विल कॉल देम नॉन एंडोस्पर्मस सीड। और जिसके अंदर अभी एंडोस्पर्म बचा है वो सारा यूज नहीं कर पाए, उसको बोलेंगे एंडोस्पर्म। इनका एक और नाम होता है एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। तो एंडोस्पर्मस को ही नॉन एंडोस्पर्म को नॉन एंडोस्पर्म। जल्दी से मैम इसका क्या क्या स्टक हो रही है। स्क्रीन स्टक हो रही है, अब सही स्क्रीन तो है। एक ही जगह पे रखी हुई आप जल्दी से बोलो उसके बाद चलिए स्क्रीन दो। हाँ मैम, थोड़ी देर पहले। स्टोर हुआ कॉटिलीडन में, फूड स्टोर नहीं होगा। एक में एक कॉटिलीडन जिसके अंदर फूड है वो थिन होंगे और पैपरी होंगे, एक के जिसके अंदर है स्टोर वो आपके थिक एंड फ्लैशी होंगे। पेरिस्पर्म डज नॉट डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस एंड पेरिस्पर्म डेवलप। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा मैम व्हाट इज पेरिस्पर्म, ठीक है। फिर सस्पेंसर एंड होस्टोरिया डू नॉट सब्स्टिट्यूट द एंडोस्पर्म। का जो बचा हुआ पार्ट होता है वही पेरिस्पर्म होता है ना? यस मैम। पेरिस्पर्म होता है न्यूक्लियस का बचा हुआ पार्ट। यस मैम। सब ब्लैक पेपर। मैम पेरिस्पर्म का एग्जांपल हो सकता है ना ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, शुगर बीट। बताओ आया समझ में? यस मैम। मम्मी पेपर का क्या मतलब है? मैम देखो तो अब हमको यहाँ पे कंफ्यूजन आया। मैम नॉन हाँ बेटा, मैम पी और ग्रीन पे सीड में जो लास्ट वाला एग्जांपल लिखा है वो क्या लिखा है? समझ नहीं आ रहा। कुकर बेटा, फिर बेटा खीरा। ओके मैम। ना उसमें कुछ बचता है। पेरिस्पर्म क्या है? न्यूक्लियस का रिमेनिंग पार्ट। का बचा हुआ पार्ट।
persistent part of न्यूक्लियस bacillus. एग्जाम्पल लिख लो. केस्टर मील लाइक एलबी में अब बच्चों अब यहाँ पे भी ना क्वेश्चन बहुत आता है, इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है. एंडोस्पर्मस सीड के एग्जाम्पल कैस्टर मेज, नॉन एंडोस्पर्मस के पी, बीन, कुकुरबिटा. और एनसीईआरटी ने और एग्जाम्पल लिखे, देख के बताओ जल्दी से एनसीईआरटी ने क्या एग्जाम्पल लिखे हो. मैम मैम ग्राउंड नेट लिखा है. ग्राउंड बीन एंड ग्राउंड. ग्राम पीट मेज बैडली कैस्टर. अब देखो एक सिंपल सी चीज होती है ना इसके लिए, वो मोनोकोट और डाइकोट वाली. मोनोकोट से क्या समझो, देखो याद कराने का तरीका बता रही हूँ. सिंगल मोनोकोट कोटिलेडन मतलब छोटे वाले, छोटे प्लांट्स, ठीक है. डाइकोट मतलब बड़े प्लांट. तो भाई फूड किसको ज्यादा चाहिए होगा, बड़े वाले को छोटे वाले को? बड़े वाले. बड़े वाले. तो इसका मतलब मैक्सिमम डाइकोट किस में आएंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस. नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एंड्यूमिनस, क्योंकि बड़े हैं, दे नीड ज्यादा फूड चाहिए. सारा फूड खा लेंगे, बचेगा ही नहीं कुछ. ठीक है. छोटे हैं, ज्यादा फूड नहीं लगेगा, तो बेचारों के पास फूड बच जाएगा. बच जाएगा उनका फूड. ये चीज है. तो इसका मतलब मेरे जितने भी मोनोकोट्स हैं वो किस में आने चाहिए? हम बच्चा वाला पूछ रहे ना. मोनोकोट मोनोकोट छोटे हैं, सब खाएंगे तो एंडोस्पर्मस में आने चाहिए. यस तो मैम. जितने भी मोनोकोट है वो सारे एंडोस्पर्मस होते हैं एक्सेप्ट ऑर्किड. हाँ मैम. ऑर्किड क्या है? ऑर्किड इज अ डाइकोट ना. ऑर्किड डाइकोट है, बट वो आता किस में? एंडोस्पर्मिक्स में आता है. एंडोस्पर्मस में आता है. तो लिख लो इसको, यहाँ पे ऑर्किड भी आ जाएगा. और जितने डाइकोट्स हैं वो मैक्सिमम कैस्टर और सनफ्लावर की फूड गई. मटर क्या? मटर इज अ डाइकोट और मोनोकोट? मैम डाइकोट डाइकोट है ना. और जैसे अभी इसने निगम ने बताया तो और एग्जांपल है डाइकोट के जो एंडोस्पर्मस में आएंगे, कैस्टर एंड सनफ्लावर. कैस्टर दिया हुआ है इन्होंने, और साथ ही साथ सनफ्लावर. मतलब सारे मोनोकोट एक्सेप्ट ऑर्किड, कैस्टर, सनफ्लावर आर एंडोस्पर्मस. हम व्हीट भी गिवन है. ठीक है. व्हीट तो मोनोकोट है ही. हाँ ठीक है. व्हीट, मेज, राइस सब मोनोकोट है. याद हो गया? यस मैम. मैम एक चलो. क्वेश्चन था. हाँ जी पूछो बेटा. मैम वो एम्ब्रियोलॉजी के रिगार्डिंग ही था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें पूछा था एम्ब्रियोलॉजी इज, और 4 ऑप्शन दिए थे. फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सेकंड स्पोरोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ गैमेटोफाइट फॉर्मेशन, एंड फोर्थ स्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. तो इसमें से कौन सा होगा? लॉजी है ना. हम डेवलपमेंट. ओके मैम. ये देख लो जरा एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्म दिखने में कैसे होता है. ये ऑरेंज ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये सारा ऐसे फूड मटेरियल स्टोर रहता है इनके अंदर. वाला और बीट वाला एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि भाई कुछ सीड्स में रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस बच जाता है और आल्सो परसिस्टेंट. दिस इज नोन एज पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म. ठीक है. यस मैम. तो ये मत सोचते ये सब अलग आउट ऑफ एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी से. एक भी लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं लिखी हुई है यहाँ पे. यस मैम. पढ़ो इस वाले पार्ट को. अभी क्या बोलता है. अब हमने सीड देख लिया, सीड कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा सब सीख लिया. अब हमारे पास ओवरी से क्या बन के आएगा? फ्रूट बनेगा.
बट बट उससे पहले थोड़ा सा सीड के बारे में एडवांटेजेस भी पढ़नी होती है। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे स्लाइड्स लगाई हुई थी, किधर गई? हाँ, ये वाले लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी ने थोड़ा बाद में दिया हुआ है, बट ये पहले देना था एनसीईआरटी को। पहले उन्होंने प्रूफ दे दिया, बाद में एडवांटेज दे दिया कि भाई सीड जो है हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है। बिना सीड के तो कोई क्रॉप वगैरह कुछ नहीं ग्रो कर सकते ना। नो मैम। सीड का डिहाइड्रेशन and dormancy of mature seed are crucial for storage of seed which can be used as food throughout the year and also to raise the crop in the next season। मतलब हमारा जो सीड है उसको हम डॉर्मेंट पीरियड में है, अगर मेरा सीड, उसको हम बहुत ईयर्स तक भी स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास, और जब हम चाहें तब हम उसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में। यस मैम। ठीक है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस मैम। ये नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बना के देगा हमको, नए कॉम्बिनेशन बन के आएंगे। हम एक सीड को कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखते हैं उसके ऊपर कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जिसका पहला एग्जांपल है ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस एरेक्टिकस, जिसको कहां से देखा गया? एरेक्टिक टुंड्रा से देखा गया। द सीड जर्मिनेटेड इन फ्लावर कितने साल बाद? 10,000 years। तो मतलब ये 10,000 साल तक डॉर्मेंसी पीरियड में रहा। कब तक? 10,000 साल तक। कौन सा है ये? ल्यूपाइनस एरेक्टिकस। कहाँ पे मिला? एरेक्टिक टुंड्रा से। तो इसका मतलब इसकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, नहीं होगी? पाल्म, डेट पाल्म का साइंटिफिक नेम फाइनिक्स डैक्टिलिफेरा। कितने साल तक रखा गया? 2000। इसको कहाँ से देखा गया था सीड को? हेरोड्स पैलेस। हेरोड्स के पैलेस में, जो कि कहाँ पे था? डेड सी के पास में। तो ये हमें दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। अभी अगेन डेटा है, भूल जाओगे? भूल जाओगे? नहीं भूल जाओगे? हाँ मैम। एक और चीज बताती हूँ, आपने ये चैप्टर मुझसे पहले भी पढ़ा है डिटेल में, तो आपको बहुत सारी, अभी पढ़ते टाइम ना ऐसे लग रहा है बहुत सारी चीजें ऐसी जो बिल्कुल फ्रेशली याद है अब तक। और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि ऐसा लग रहा है कि मैम ये तो हम बिल्कुल ही भूल गए थे। यस मैम। ऐसा होगा ना बहुत सारे। तो डेटा जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने रिवाइज नहीं किया और मैं भूल गया, उसी डेटा को शॉर्ट नोट में लिख लो, क्योंकि आप फिर से रिवाइज नहीं करोगे, गारंटेड दे सकती हूँ, नहीं करने वाले आप लोग रिवाइज। तो सिर्फ डेटा में लिख लो, उसी डेटा को रिवाइज करते रहना, पूरा चैप्टर ना करके। मैंने ना एनसीईआरटी में बस ये डेटा और जिसका नेम है ना वही हाईलाइट्स कर रखे हैं। हाईलाइट करे थे, लेकिन याद थोड़े ही ना होंगे। हाँ। पोलन ग्रेन, एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव जेनेटिव सब याद होगा आपको, ये नहीं याद होगा। लेकिन ब्लड से मेमोरी बन रही थी जो आप पढ़ा रहे थे, तो बस लिखो जल्दी से इसको डेटा में। लिख लिया मैम। हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। अब अगर हम बात करें सीड के ऊपर, सीड कोट की, चलो उसको भी यहीं पे बता देती हूँ। हमारा ओव्यूल था, हमें पता है ओव्यूल से क्या बना? सीड। ठीक है। ओव्यूल के अंदर दो इंटेग्यूमेंट्स थे, अगर आपको याद हो। यस आउटर मैम। इंटेग्यूमेंट इनर और आउटर। इंटेग्रेट आणि इनर इंटेग्युमेंट। क्या कहलाएगा? ओव्यूल के अंदर तो उसको आउटर इनर इंटेग्यूमेंट, सीड के अंदर आउटर इंटेग्यूमेंट को हम बोलेंगे टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट को हम बोलेंगे टेगमन। ठीक है। यस मैम। ये आपको याद रखना है। मैम MEN होगा आई गेस पहले। टेगमन, टेगमन है, हाँ, TEGMEN, टेगमन। ठीक है। यस मैम। और ओव्यूल से जब ये सीड में आ जाता है तो सीड के अंदर जो आपके कॉटिलीडन्स बन जाता है वो क्या करता है? फूड को रिजर्व कर रखने का काम करता है। यस मैम। ये हो गया हमारा देन हाँ, फिर आ जाए, हमने ये सीख लिया कि भाई जो ओव्यूल है वो मैच्योर होके किस में बना? सीड में बना। और हमारा जो ओवरी है वो किस में बनेगा? सीड में बनेगा।
ठीक है। अभी बोलते हैं कि भैया जो तो प्रोसेस चल रहा है ना, ओव्यूल से सीड बन रहा है, ओवरी से फ्रूट बन रहा है, ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता है। ओवरी की जो वॉल है बाहर की, उसको क्या बोलेंगे हम? पेरिकार्प। अब इसी के बेसिस पे नोट्स बनाए थे किसी ने इसके अच्छे से, यस मैम। है ना? सबके पास ऑलमोस्ट नोट्स होंगे इसके। तो मैं आप लोगों को थोड़ा, अरे यार ये बच्चे क्लास के बीच में क्यों कॉल करते रहते हैं? इसी में हमने पढ़ा था फ्रूट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहली चीज हमें पता है फर्टिलाइजेशन से बनता है। ओवरी की जो वॉल है उसको क्या बोलता है? पेरिकार्प। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्रूट में वी हैव सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट मतलब एक ही फ्रूट है, जैसे मैंगो, सिंपल सा, है ना? पहले बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे इसमें, बट अब आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा नहीं आते। एक एग्रीगेट है, बहुत छोटे छोटे फ्रूट से मिलके बना है। उसका एग्जांपल स्ट्रॉबेरी। कंपोजिट फ्रूट पाइनएप्पल। ऐसे ऐसे ये सब एग्जांपल्स पढ़ाए जाते थे पहले। लेकिन हम अब इसमें जो मतलब अब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सिर्फ पेरिकार्प के बारे में दिया हुआ है, तो हम सिर्फ पेरिकार्प वाला पढ़ते हैं कि भाई पेरिकार्प के बेसिस पे हमने फ्रूट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि पेरिकार्प जो है आउटर लेयर है। पेरिकार्प कैन बी ऑफ 3 टाइप। पेरिकार्प 3 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? सबसे बाहर एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो वो फ्रूट्स, जिन फ्रूट्स के अंदर हम पेरिकार्प लेयर को 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोज फ्रूट्स आर नोन एज फ्लैशी फ्रूट्स। फ्लैशी, जूसी वाले फ्रूट्स। और वो फ्रूट जिसमें हम पेरिकार्प को 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट नहीं करा सकते, जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स। यस मैम। फ्रूट्स है ग्राउंड नट वगैरह, क्या उसके अंदर ऊपर की पील वगैरह निकाल पाते हो अलग अलग? नो मैम। नहीं निकाल पाते ना, तो उसको हम बोल देंगे आपके ड्राई फ्रूट। आया समझ में? यस मैम। चलो मैम फॉल्स फ्रूट भी और ट्रू फ्रूट्स भी तो होते हैं। हाँ वो भी बताऊंगी। इतना समझ में आया? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत क्वेश्चन आता है ड्रूप के ऊपर। ड्रूप किसको बोलता है? मैंगो, कोकोनट। मैंगो और कोकोनट को हम ड्रूप बोलते हैं। तो ड्रूप हमारे वो फ्रूट्स होते हैं जिन फ्रूट के अंदर आपका एपिकार्प नॉन एडिबल होता है। नॉन एडिबल समझते हो, जिसको हम नहीं खा सकते। और इनका मीजोकार्प एडिबल होता है। एडिबल खाने लायक। मैंगो होता है, मैंगो का ऊपर का पील हटाते नहीं हटाते हो? ऐसे ही खा जाते हो। हटाते हैं वो क्या हटाते हो? एपिकार्प हटाते हो, और उसका बीच वाला येलो येलो वाला पार्ट खा जाते हो, मीजोकार्प। और उसका जो सीड है एंडोकार्प वाला पार्ट छोड़ देते हो। सेम कोकोनट में करते हो। एपिकार्प फाइब्रस, मीजोकार्प फाइब्रस। उसमें कौन सा पार्ट खाता है? एंडो खाता है ना, मीजो खाता है? खाते हैं मैम, सबसे अंदर एंडो खाता है। एंडो। और मेनली इसका एंडोस्पर्म। यस मैम। ठीक है, फाइब्रस पार्ट होता है क्योंकि उसके अंदर मीजो वाला, मीजो फाइब्रस होता है, और एपी स्टोनी पार्ट होता है ना। यस मैम। तो ड्रूप याद रखना। ड्रूप के 2 एग्जांपल है, मैंगो एंड कोकोनट। ऐसे ही हमारे पास एक और फ्रूट होता है बेरी। बेरी में आपका आ जाता है टोमेटो एंड चिली। भाई तीनों पार्ट खा जाते हो ना इसके तो? यस मैम, सारे खा जाते हैं मैम। इसमें कुकुरबिटा नहीं हो सकता, उसका भी तो खा जाते हैं मैम। मैं तो नहीं खाते, लेकिन उसका एपिकार्प मैं तो खा लेती हूँ। एडिबल नहीं होता क्योंकि वो, लेकिन लोग तो खा लेते हैं। Yes. उसको बोलता है पीपो। कुकुम्बर को पीपो बोलता है। पीपो, जिसके अंदर एपी नॉन एडिबल, बाकी सारे एडिबल।
देखो तीनों एडिबल तो बेरी, सिर्फ अंदर के 2 एडिबल तो पीपो, और सिर्फ कौन से वाला एडिबल, मीजो वाला एडिबल तो ड्रूप। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास फ्रूट है जिनका हम सीड कोट खाते हैं। एपी एंडो मीजो कुछ नहीं खाते, सीड कोट खाते हैं, सिर्फ सीड का बाहर बाहर का। सोचो, वो था टेस्टाटेगमम, उसमें टेस्टाटेगमम खाते हैं हम। खून किससे बढ़ता है? मैम चुकंदर। चुकंदर मैम, चुकंदर रेड रेड, उसमें तो सारे ही खा लेते हैं, फिर भी इसको भी तो सारे खा लेते हैं। मैम देखिए मैम लीची है क्या? नहीं, मैम कैरेट, अनार। मैम अनार। अनार। अनार में भी Pomegranate। बाहर का हटा देते हैं हम। मैम अनार अरे का आते मैंने नहीं खाते। सीड सीड का ऊपर ऊपर ही तो खाते हो। मैंने क्या बोला क्वेश्चन कि भाई ऐसे कौन से फ्रूट है जिसमें सिर्फ सीड का कोट खाते हो? सीड कोट, जहाँ सीड कोट इज टेस्टाटेगमम, सीड कोट इज टेस्टाटेगमम, यस मैम, एंडोस्पर्म थोड़े ना है वो। मैंने फ्रूट का वॉल वगैरह कुछ नहीं बोला भाई, फ्रूट के अंदर तो सीड होता है, सीड तो फ्रूट के अंदर है। आपने फ्रूट का कुछ नहीं खा रहे हो, सिर्फ सीड के ऊपर का पार्ट खा रहे हो उसमें। तो मैम लीची क्यों नहीं है? यस मैम। लीची में क्या खाते हो? मैम ऊपर का ही तो होता है, उसके अंदर वो सीड का कवरिंग, तो सीड ऊपर का वाला कवरिंग। पार्ट। सीड का हाँ हो सकता है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पार्ट होता है, बिकॉज वो बहुत सारे ओव्यूल्स होता है उसके अंदर। लीची के अंदर, अनार। हाँ अनार के अंदर चलो मल्टी ओव्यूल, मल्टी सीड। याद रखना इन वाले पार्ट्स को, कंफ्यूज मत हो जाना। अब part we have false fruit and true fruit. पता है कि भाई जो फ्रूट है वो किससे बन रहा है? ओवरी से बन रहा है। यस मैम, उसको ट्रू फ्रूट बना। अगर ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करे किसको, फ्रूट बनाने में, देन दोज फ्रूट आर नोन एज फॉल्स। एग्जांपल स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, मैम बनाना किसमें आएगा? बनाना पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। मैम वो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में नहीं आता। ट्रू में आएगा, थोड़े हो रहा है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं विदाउट सीडलेस, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो भाई वहां पे सीड नहीं बनेगा। सीडलेस होंगे। यस मैम। ठीक है, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें ये बताया था कि पार्थिनोकार्पिक को हम इंड्यूस भी कर सकते हैं। हाँ मैम, कुकुम्बर, कुकुम्बर, खीरा बिना सीड वाला होता तो ज्यादा अच्छा होता। टोमेटो बिना सीड का होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो टोमेटो, कुकुम्बर, इनको हम क्या बना लेते हैं, इनके अंदर पार्थिनोकार्पिक इंड्यूस करा सकता है हॉर्मोन्स के। यूजलेस होता है वो सीड, हम खा तो लेते हैं लेकिन हमें कोई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं देते ना वो। यस सीडलेस होंगे तो ज्यादा अच्छे होंगे, इसलिए हम सीड पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। मैम आपने बनाना का ट्रू फ्रूट्स बोला था ना? हाँ ट्रू फ्रूट। मैम बनाना जियोट्रोपिज्म है, ऐसा क्यों? जियोट्रोपिज्म मतलब जियो ग्रेविटी, ट्रोपिज्म मूवमेंट, तो कोई भी प्लांट हो सकता है जियोट्रोपिज्म में। जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म उसमें पढ़ा है ना हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। यस मैम, यस मैम।
और कौन सा टॉपिक रह गया इसमें? द लास्ट वन आई गेस एपोमिक्सिस रह गया हमारे पास। Mixes. नहीं, डायग्राम्स भी तो रह गए। Yes, ma'am. 2 कॉटिलीडन है, ये आपका माइक्रोपाइल वाला पार्ट है, तो डायग्राम देके आपसे पूछ सकते हैं आपका। ये बाहर सीड कोट है, ये बीच में आपका एंडोस्पर्म है, यहाँ पे आपके कॉटिलीडन्स दिखा रहे हैं, ये आपका हाइपोकोटाइल वाला रीजन रूट एक्सिस, दिस इज योर शूट एपिकल है ना, SAM RAM एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये आपका रूट है। तो लेबलिंग्स याद रखना है इनके सिर्फ आप लोग, ठीक है। ये आपका इन दोनों में ये कौन से वाला है आपका? दिस इज योर डाइकोट ना, Yes, ma'am. और दिस इज योर Monocot. मोनोकोट। जानने का सिंपल तरीका कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा देख लेना, क्योंकि जब मैंने आपको वो डायग्राम दिखाए थे डाइकोट मोनोकोट एम्ब्रियो के थे, और ये डाइकोट मोनोकोट सीड के हैं, क्योंकि पेरिकार्प्स वगैरह यहाँ पे आ गए हैं ना, सीड कोट वही से, बाकी सब चीजें सेम है। कॉटिलीडन ये आपका, ये रहा एंडोस्पर्म यहाँ पे पर्सिस्टेंट, ये यहाँ पे आपका पेरिकार्प, ये आपका एंडोस्पर्म देखो कितना ज्यादा है यहाँ पे। स्क्यूटिलम एक ही कॉटिलीडन है, वही प्लूमल हो गया, रेडिकल हो गया, ये सब तो कर ही लोगे ना आप लोग, Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं इसमें। नेक्स्ट एप्पल दिखा रखा है, एप्पल के अंदर ये पूरा थैलेमस वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करता है आपका, यहाँ पे सीड में आपका ये आपका एंडोकार्प मीजोकार्प ये सब दिखा रहा है। दिस इज योर स्ट्रॉबेरी में भी आपका थैलेमस वाले पार्ट से बन रहा है, ठीक है। और ये बाहर आपका एक्टिन है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वन एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। तो पहले पोलीएम्ब्रियोनी देखो क्या होता है। पोलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, मोर देन वन एम्ब्रियो, जो किस में देखने के लिए मिलता है? Citrus. ऑरेंजेस, ऑरेंज वगैरह। ऑरेंज देखते हो ना, ऑरेंज के अंदर क्या होता है? इसको छीलते हो तो अंदर उसके बहुत छोटे छोटे ऐसे निकलते हैं ना, Yes, ma'am. तो वो क्या है? वो बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं वो। दैट कंडीशन इज नोन एज Polyamorous. एपोमिक्सिस। ध्यान से समझना, एपोमिक्सिस क्या करता है ना, एपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये मिमिक्री किसके जैसी करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म बोल रहे हैं? बिकॉज सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमें कोई गैमीट्स वगैरह फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन मिमिक्री कैसे करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। Yes, ma'am. लाइन याद रहेगी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका कोई एग्जांपल बता सकता है एपोमिक्सिस का हम क्या करते होंगे? एपोमिक्टिक सीड्स होता है, ग्रास। Agriculture. सोचो, देखो एक होता है कंडीशन पार्थिनोकार्पी, एक होता है एपोमिक्सिस, ठीक है। पार्थिनोकार्पी में हम क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो क्लियर था? फ्रूट बनाते थे बिना फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे एपोमिक्सिस में हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सीड करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब भाई केस हमारे पास ये था कि हम फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कराना चाहते, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कराने में क्या होता है? पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों के वेरिएशन फ्यूज कर जाते हो, फ्यूज करके हर बार एक नया टाइप का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास पहला कॉम्बिनेशन बना, मतलब ये मेरे पास एक प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, इनसे जो कॉम्बिनेशन बन के आया सी, ये सबसे ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है। इस प्लांट ने क्या करा? मेरे को बहुत ज्यादा यील्ड बना के दिया। अब इस प्लांट को हमने एक प्लांट डी के साथ फ्यूज करा दिया, देन मेरे पास एक ई प्लांट आया जो कि इंफीरियर हो गया। तो जो मेरे पास ये सी प्लांट आया था, आई वांट कि भाई मेरा जो फील्ड है उसमें सारे के सारे सी प्लांट वैरायटी वाले प्लांट्स ही रहे। तो क्या करें हम? क्योंकि भाई जितनी बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उतनी बार हमारे नए नए कॉम्बिनेशन बन के आएंगे, बट आई वांट कि मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ सी वाला रहे। तो हम क्या करें? यहाँ पे सीड बनवा दे, अगर बिना फर्टिलाइजेशन करे, इस सी प्लांट के अंदर कुछ ऐसा कर दे कि मेरे को सीड बना के देता रहे। फर्टिलाइजेशन क्यों रोक रहा है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगी तो नया कॉम्बिनेशन बनेगा,
जीन्स का मिक्सिंग होगा। यस मैम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम सीड? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से। कैसे होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा और पॉलिनेशन करा देंगे। पॉलिनेशन कराओगे तो फर्टिलाइजेशन ही हो जाएगा। यस मैम। यहाँ पे जो फीमेल टिश्यू है न्यूसिलस, याद है न्यूसिलस ये बोले, हाँ। उसी न्यूसिलस के अंदर माइटोसिस करा देते हैं। न्यूसिलस जो है उसके अंदर माइटोसिस करा देते हैं। मियोसिस क्यों नहीं कराया? क्योंकि न्यूसिलस है 2n, मियोसिस करा दिया तो बन जाएगा n। हमको सीड कैसा चाहिए? सीड शुड बी डिप्लॉयड। तो जो कैरेक्टर इस सी का है वही कैरेक्टर आने वाले सीड का बन जाएगा। इसको बोलेंगे एपोमिक्टिक सीड। बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होगा या नहीं होगा सी के? यस मैम। एपोमिक्सिस। अब क्या होता था ना कि जो हमारे फार्मर्स वगैरह हैं, उन फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, हर बार एक सुपीरियर क्वालिटी वाला सीड मार्केट से खरीद के लेके आना पड़ता था। ये जो मार्केट में सीड्स बिकता है ना, सारे एपोमिक्टिक सीड्स होता है, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी पहले के टाइम में एपोमिक्टिक सीड्स की कि बहुत कॉस्टली पड़ जाता था फार्मर्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने मतलब हाइब्रिड सीड्स हम उनको बोलते थे पहले, एपोमिक्टिक सीड्स नहीं, हाइब्रिड सीड्स होते थे वो। फिर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सोल्यूशन निकाला कि भाई कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसी रिसर्च करो कि हमें ये हाइब्रिड सीड्स का यूज ना करना पड़े। जो प्लांट है हमारे पास उसी से हम एपोमिक्सिस करा करा के सीड बना ले। तो तभी एपोमिक्सिस टेक्निक बनाई गई थी कि इस एपोमिक्सिस करके हम सेम वैरायटी के सीड्स बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं और फार्मर्स के लिए वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। बस ये था मैम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाइब्रिड सीड आर नॉट यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स। अब नहीं करता है क्योंकि हाइब्रिड सीड्स कॉस्टली है। उनकी हाइब्रिड सीड्स की जगह पे एपोमिक्टिक सीड्स यूज करना शुरू कर दिया। हम एक ही प्लांट पे माइटोसिस करवा के मतलब बहुत सारे सीड बनाते जाते हैं। माइटोसिस करा के उसके सीड बनाते रहते हैं। यस मैम। क्योंकि हाइब्रिड सीड्स का हम यूज इसलिए नहीं कर सकते ना। हाइब्रिड कैसे बनता है, दो प्लांट के फर्टिलाइजेशन से बनता है, हाइब्रिड बनता है। और हर बार अगर हम हाइब्रिड बनवाएंगे तो हर बार उसके अंदर क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो इससे अच्छा बेटर है ना एक बार सिर्फ मार्केट से हाइब्रिड सीड खरीद के ले आओ, उससे जो प्लांट बन रहा है उसी के एपोमिक्टिक एक टाइप क्लोन से तो बना। हम वॉइस ब्रेक हो गया। यस मैम, ब्रेक हो रही है। मार्केट में जाना होगा। मैम वॉइस ही नहीं आ रही आपकी। मैम स्टक हो गया आपका। हो रही है। और आलिया मैम फिर से स्टक हो गया। यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। आई गेस मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ कि भाई एक प्लांट है मेरे पास, हाइब्रिड सीड खरीद के लेके आए और ग्रो। मैम फिर से नहीं आ रही हो। मैम का नेटवर्क इशू है। यस मैम।
मैम अब सही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ मैम मैम आप यस मैम अभी क्लियर है। नेट भी बोल रहा है कि मैम बस बच्चों को छोड़ दो अब तो। यस यस मैम 2 घंटे हुए हैं। मैम वीडियो भी पॉज हो गई अब। मैम अब सही है। अब सही चल रहा है। अब मैम सही आ है। गई। जैसे ही पढ़ाना शुरू करती हूँ आवाज चली जाती है। मैम अब क्लियर है। तो जब आप पढ़ाने के अलावा कुछ बोलते हो तो क्लियर आता हाँ, और जैसे ही मैं टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ फिर चली जा रही। समझ आ गया ना यहाँ तक? तो इस चैप्टर को आप लोगों की साइड से यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर से चली गई। मैम आप भी टाइप करके मैम भेज दो। सेकंड गेम में